नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी पाल। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। साल 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का यह गीत बढ़ती महंगाई पर वो तंज था जो उन वर्षों में महंगाई के खिलाफ आम आदमी की आवाज भी बना। लेकिन सवाल यह है कि आज क्या हो रहा है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर 7.04% थी, जो जून में भी 7.01% बनी रही। डॉलर की तुलना में गिरते हुए 80 के स्तर तक रुपया पहुंच गया, पार कर गया इनफैक्ट, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और हाल ही में पनीर, छाछ, सोयाबीन जैसी कई चीजें जो कि रोजमर्रा का सामान है, जीएसटी के दायरे में आ गई। बढ़ती कीमतों के बीच देश के इतिहास को भी याद करना जरूरी है, क्योंकि प्याज जैसी आम किचन के सामान की वजह से सत्ता से हाथ भी धोने पड़े हैं राजनीतिक दलों को। लेकिन आज बीते कुछ वर्षों में स्थिति यह भी है कि महंगाई चुनावों में मुद्दा बन ही नहीं पाई। तो सवाल यह भी है कि क्या आम आदमी ने महंगाई को अब नियति मान लिया है। और इसलिए सवाल और मुद्दा अहम है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। जो सवाल और चर्चाएं सदन में होनी चाहिए, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव में खो रही हैं। सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त यही है कि आखिर संसद को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है। विपक्ष महंगाई के मुद्दे को उठा तो रहा है, लेकिन चर्चा के लिए कितना गंभीर है। क्या महंगाई की बढ़ी हुई दर को न्यू नॉर्मल अब मान लिया जाए, यानी हमेशा अब ये 7-8% या इससे भी ज्यादा हो सकती है। जरूरी चीजों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला सरकार ने क्यों लिया है, और कोविड के बाद के हालातों में क्या अर्थव्यवस्था के लिए अभी और बुरे दिन आने बाकी हैं। तो सवाल कई हैं, इसी के इर्द गिर्द होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस। वो भले ही अनप्रोडक्टिव हो पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। रुपया इतना कमज़ोर हो रहा है, एक पूरी तरह से रिवैम्प करने की आवश्यकता है। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल आज मौजूद है जो तमाम पहलुओं पर बात करेगा। बीजेपी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश राय आ गए हैं, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत में सबसे पहले शुभ्रांश राय आपके साथ ही करना चाहूंगी। विपक्ष सवाल तो बड़े उठा रहा है, महंगाई पर तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन संसद में ये बातें क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे नहीं लगता कि आज पक्ष विपक्ष को बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज मैं अपने लिए बात करना चाहूँगा, मैं इंडिविजुअल के लिए अपने लिए बात करना चाहूँगा कि इस महंगाई ने मेरा क्या बुरा किया और मेरे साथ क्या क्या बुरा हो रहा है। एक दो बेसिक छोटे से उदाहरण देना चाहता हूँ। संसद तो कैसे चलता है, इसके लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले वो बताती है कि कैसे कैसे चलना है। उस पर जीएसटी, अग्निवीर, ये सब तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार बहस नहीं करना चाहती। लेकिन बेसिक बात पे आते हैं। इस सरकार में 10 लाख रुपए से ऊपर सिंपल 30% का टैक्स लगता है। पिछले एक हफ्ते पहले हमारे वित्त मंत्री साहिबा ने रेंट को, किराए को भी 18% जीएसटी में ला दिया। छोटी सी भाषा में कहें तो 30% लगता है आपकी सैलरी पे और 18% लगता है आपके एचआरए पे टैक्स। इसके अलावा आधा 1% सेस और भी एजुकेशन सेस और ये सब लगता है। लगभग 50% का टैक्स। ये रही हमारी मिडिल क्लास की बात, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट हर कोई एक ही कैटेगरी में आता है। सबको सुबह एक दूध के पैकेट की ज़रूरत है, सबके घर पे जो पनीर बनता है वो एक पैकेट में आता है, और सबका परिवार साइज भी लगभग छोटा है, तो सबके घर का जो आटा और चावल का खर्चा होगा वो भी 10-15 किलो के पैकेट से ही महीने का काम चलता होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार में आपकी इनकम तो नहीं बढ़ी। मीनाक्षी जी, मैं आपके दफ्तर में भी बैठे तमाम सारे लोगों की सिचुएशन को एक बार अगर शेयर करूं एक आईना बन के, तो जितने भी लोग यहाँ मैक्सिमम
किराए पे रहते हैं। ये बताइए कि 18% के आपके खर्चे बढ़ा दिया गया, इनकम में कोई इजाफा हुआ? सवाल है बहुत बड़ा। मुझे खुशी है आप जो बातें कह रहे हैं और मैं आपकी बातों को अपलॉड भी करना चाहूंगी, लेकिन ये बातें संसद में क्यों नहीं हो रही हैं? सवाल ये था, और सवाल इसलिए भी अहम है कि कांग्रेस पार्टी के ही जो बड़े सांसद हैं जो सदन में बैठते हैं, अगर वो बोलेंगे नहीं और सिर्फ शोर करके वॉकआउट कर जाएंगे सदन से, तो आम आदमी के मुद्दे कौन उठाएगा? हम कैसे माने कि विपक्ष गंभीर है? नहीं मीनाक्षी, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, मैंने कहा कि पार्लियामेंट कैसे सुचारू रूप से चलता है उसके लिए पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होती है जो पार्लियामेंट सत्र शुरू होने से पहले डिसाइड। सरकार की जिम्मेदारी मैं सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं, सरकार की निश्चय जिम्मेदारी है भाई। उसमें चर्चा था, जीएसटी पे चर्चा होगी, उसमें था अग्निवीर पे चर्चा होगी, उसमें था कि महंगाई पे चर्चा होगी, उस पे था जो आपके ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग उस पे चर्चा होगी। अब सरकार अगर चर्चा से खुद भाग रही है तो लोग क्या करेंगे? सरकार के चर्चा से भाग रही है। महंगाई पर बातचीत नहीं होनी चाहिए सदन में। महंगाई बहाना है, संसद को हॉस्टेज बनाना है, सियासत चमकाना है और राहुल को भाग जाना है। ये पूरा इनका मोडस ऑपरेंडाई है। हमने सीधे सीधे कहा है, प्रहलाद जोशी जी ने कहा है, हमें महंगाई पर चर्चा करने से कोई आपत्ति नहीं है, बीएससी डिसाइड कर सकती है। अभी आपको याद होगा कि निर्मला जी कोविड से अभी ग्रसित है फिलहाल, परंतु जैसे वो ठीक होती है वो आ सकती है और बीएससी उसके चर्चा को आरंभ कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। पिछले सत्र में भी चर्चा रखी गई थी, ये लोग भाग गए। उससे पहले लास्ट मानसून सेशन में आपको याद होगा कोविड पर चर्चा की गई थी, रखी गई थी, वो लोग भाग गए। उस समय तो मार्शल को भी पीटा था। मेरा सवाल सिर्फ ये है, पहले तो महंगाई पर कौन बोल रहा है? महंगाई पर वो बोल रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। 10% महंगाई उन्होंने रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 9 बार दिया था 2 साल के कार्यकाल में। 9% इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन रहता था एवरेज, आज 7 से 7.5% गया है। मैं ये मान रहा हूं कि गया है। 2 वैश्विक कारण भी है, यूक्रेन का वॉर भी है, कोरोना क्राइसिस भी है, फिर भी 6 से 7% के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन रहा है। तब जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का 40% का सबसे हाई इन्फ्लेशन है, यूनाइटेड किंगडम का सबसे हाई इन्फ्लेशन है, तब भी हमने इसको मेंटेन किया है। परंतु मैं कहता हूं कि कम होना चाहिए। मेरे भाई दूर दाल खरीदते होंगे, 200 रुपए की दाल आती थी। मीनाक्षी जी, मैं सिंगल आदमी हूं, घर पे रहता हूं, 1 किलो दाल 200 रुपए की खरीदता था 2007-8-9 में, और आज वही दाल 110 रुपए की है। ये बात भी हकीकत है। कॉस्ट टू टैक्स पेयर, एक 14 किलो का सिलेंडर होता था, उसका उस समय कॉस्ट 1241 रुपीज होता था। आज इंडियन का वेबसाइट खोल लो, 1100 रुपए है। पेट्रोल के बारे में ये लोग बात करते हैं, हमने 2 बार एक्साइज काटा, इन्होंने बंगाल में वैट नहीं काटा, इन्होंने झारखंड में वैट नहीं काटा। इसलिए आज भी अगर आप देखें, राजस्थान हो चाहे बाकी इनके कांग्रेस शासित प्रदेश हो, वहां पर 110 रुपया लीटर मिलता है, 105 रुपया लीटर मिलता है। वही चीज जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 95 रुपए मिलती है। मेरी आखिरी बात, इंटरनेशनल इंपोर्टेड, हाँ, चर्चा कैसे होगी सदन में? चर्चा का रास्ता कैसे खुलेगा? अब मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। अब जीएसटी की बात है, खुले पर तो कोई टैक्स नहीं है जीएसटी का, यह बात स्पष्ट है। रीपैकेज्ड और प्री पैकेज जो चीजें उस पर है, कुछ आइटम्स पर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, गेहूं, चावल, फ्लावर, मिल्क पाउडर, चप्पल, शैम्पू, सोप, इस पर सब घटा है टैक्स। सैनिटरी पैड पर 13.5% होता था, वो 0% है आज। परंतु जो फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया, और जीएसटी काउंसिल में मीनाक्षी जी 2/3 हिस्सेदारी स्टेट्स की होती है, वोटिंग उनका होता है। एक भी राज्य जो वहां पे मौजूद था, बंगाल था, झारखंड, बंगाल था, राजस्थान था, एक भी बार उन्होंने विरोध किया हो इसका। एक सेकंड मीनाक्षी जी, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य बैठे, समाजवादी के भी बैठे, समाजवादी का तो वैसे कोई वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं था, परंतु कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे। मुझे बता दे, अगर ये मानते नहीं थे, ये इनको नहीं निर्णय लेना था, तो अभी तक कोई भी लिखित में उन्होंने एक डिसेंट नोट पेश की है कि हम ये फैसले से नहीं एग्री करते, ये फैसला नहीं लेना चाहिए। ये फैसला वहां लेंगे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और फिर यहां पर आकर उसका राजनीति करेंगे, तो ऐसे में चर्चा नहीं हो सकती। और हम भी आज भी स्वागत करते हैं, आइए चर्चा करते हैं, बीएससी डिसाइड करेगी, चर्चा का समय करेगी, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स, शहजाद में आपके सामने चर्चा हुई, शहजाद मैं आपके सामने सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स पढ़ रही हूं। सदन में चर्चा कैसे हो, मेरा पहला सवाल कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी यही था और बीजेपी के प्रवक्ता से भी यही है कि चर्चा कैसे होगी। आप कह रहे हैं कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं। 7 सितंबर 2012 को स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। सितंबर 2012 में ही सुषमा स्वराज जी ने कहा था, वी हैड टू स्टॉल पार्लियामेंट टू एक्सपोज द गवर्नमेंट एंड इट्स करप्शन। एनीवे, इट इज द गवर्नमेंट्स जॉब टू रन द पार्लियामेंट, नॉट दैट ऑफ ऑपोजिशन। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। सही मानता हूं, क्यों बताता हूं। तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, इसका मतलब। बता रहा हूं, तो चर्चा का रास्ता क्यों नहीं खुल रहा? दिखाई ऐसा दे रहा है और जानकार भी ये मानता है। बात सुन लीजिए, बिल्कुल आप दीजिए जवाब। देखिए, लग ये रहा है शहजाद पूनावाला, आप मुझे जवाब तो दें। आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। अभी तो मैंने सिर्फ 2 स्टेटमेंट आपके सामने पढ़े। नहीं, वो स्टेटमेंट है, वो सवाल नहीं था। देखिए, जानकार ये मान रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि सरकार ने ये व्यवस्था तो कर दी है कि एक गरीब व्यक्ति भूखा ना मरे,
लेकिन जो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास है उसकी पाई पाई पर टैक्स लगाने की एक व्यवस्था है। ठीक है, अब इन तमाम मुद्दों पर सरकार एक बहुत ही अटैकिंग मोड में सदन के भीतर दिखाई देती है और ऐसा लग रहा है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आपने स्टेटमेंट को कोट करते हुए सवाल एक पूछा है तो उसका जवाब दे दूं पहले। बिल्कुल, go ahead। आपने मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा उसी समय का? उस समय का संदर्भ यह था कि भ्रष्टाचार अप्रतिम और अप्रत्याशित हो रहा था और वो चर्चा नहीं चाह रहे थे पार्लियामेंट में। तब ये टैक्टिक करना ठीक है। आज सरकार चर्चा चाह रही है पार्लियामेंट में, तो संदर्भ अलग अलग हो तो स्टेटमेंट को जोड़ नहीं जा सकते। हाँ, पर एक स्टेटमेंट को जोड़ा जा सकता है जो मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था कि हाँ, सरकार की जिम्मेदारी होती है पर ऑपोजिशन की भी उतनी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने में। तो आदरणीय मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को इन्होंने कचरे के कूड़े में डाल, ये उनसे पूछा जाए। हमने तो स्वर्गीय जेटली जी का स्टेटमेंट आज भी अपनाया। अगर हाँ सरकार बोलती किसी भी हालत में चर्चा नहीं होगी, जैसे उस समय कहते थे यूपीए के लोग हम नहीं चाहते चर्चा करप्शन पे, तो फिर वो संदर्भ सही होता। और दूसरी बात, ये व्यवस्था जो है ना, ये सरकार का फैसला नहीं है। शरद कोहली जी बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, पूछ लीजिए। ये जीएसटी काउंसिल का फैसला सरकार का फैसला नहीं है, जीएसटी काउंसिल का फैसला है। ये 2/3 मेजॉरिटी वोटिंग जो होती है स्टेट्स की वोटिंग होती है। तो अगर कह दीजिए राजस्थान के वित्त मंत्री ने लिखित में दिया है कि वो इसके अगेंस्ट में है, बता दीजिए मुझे। ठीक है भाटी जी, कितना गंभीर है विपक्ष महंगाई के मुद्दे को लेकर? देखिए, एक तो ये मुहावरेदार अलंकारिक भाषा और कविताएं और कहानियां तब अच्छी लगती हैं जब आदमी को पेट भरा हुआ हो। हम कितने सुंदर शब्दों में समझाते रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो बहुत टैक्स घटा दिया है, हमारी सरकार तो जनहित में बहुत काम कर रही है। सच्चाई ये है कि आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोगों की जेबें खाली हैं, लोगों के पेट भी खाली हैं। हमारा तो हमेशा नारा रहा है समाजवादियों का तो कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। लेकिन इस सरकार ने खास तौर से 2014 के बाद इन्हीं चार चीज़ों को महंगा किया है। आज पढ़ाई की हालत ये हो गई है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में, जिन कॉलेजों में बहुत नॉमिनल फीस पर, ना कुछ फीस पर बच्चे पढ़ लेते थे, आज उनकी फीस 10 गुनी, 12 गुनी, 15 गुनी बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, अब अस्पतालों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, अस्पताल के कमरे पर भी टैक्स है, रोटी पर भी टैक्स लग गया है, दूध पर भी है, दही पर भी है। तो ये निहायत ही गलत है। आप इसकी चिंता मत करिए, जितने आंकड़े आपने बोले मैं ये सब स्क्रीन पर फ्लैश करूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बातें आज यहाँ पर टेलीविजन स्टूडियो में हो रही हैं, ये सदन में विपक्ष क्यों नहीं घेर पा रहा है सरकार को? वो तो आपने अभी सुषमा स्वराज जी का दिया उदाहरण के सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, मैनेजमेंट का काम सरकार का है। और सरकार इतने अहंकार में रहती है, सरकार इतने, जो वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता इतने अहंकार में हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। वो समझते हैं विपक्ष तो कुछ है ही नहीं, विपक्ष को तो खत्म कर देंगे, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं वो तो वो चर्चा चाहते ही नहीं। हाँ, ये सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो। और विपक्ष क्या मांग कर रहे थे? यही तो मांग कर रहे थे कि महंगाई पर चर्चा हो। ठीक है, और सरकार डिनाई कर रही थी। हर्षवर्धन जी, विपक्ष क्यों नहीं घेर पा रहा सरकार को? अगर महंगाई के मुद्दे को लेकर आप इतने संवेदनशील हैं, इतने संजीदा हैं, तो क्यों नहीं आप इस पर एक सार्थक चर्चा करा पा रहे हैं सदन में? देखिए मीनाक्षी जी, ये ठीक बात है, सुषमा जी ने जो कहा था, जेटली जी ने भी कहा था, और जो भी विपक्ष में होता है तो वो अक्सर ये बात कहता है कि सरकार सदन चलाए, उनकी जिम्मेदारी, और जब सरकार में आ जाते हैं तो वही पार्टी कहती है कि नहीं, विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मसला उलट हो जाता है। यहाँ मसला इसलिए उलट हो जाता है कि दरअसल विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ता नहीं दिखा है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप खुद खबरें उठाकर देख लीजिए, रिपोर्टर कवर करते रहें। दुर्भाग्य से कांग्रेस और विपक्षी दल बताते भी हैं तो कौन सा वाला बताते हैं? वो कहते हैं कि स्मृति ईरानी देखिए सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी, तो क्या स्मृति ईरानी अब इस विपक्ष के लिए भी आके प्रदर्शन करें? निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय में महंगाई बहुत ज्यादा रही है, लेकिन विपक्ष को यह भी डर लगता है कि अगर समग्रता में चर्चा होगी, शांति से बात होगी, तो ये सबको पता है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 2020 तक 6% के नीचे औसत महंगाई दर रही है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। वरना हर वक्त 10% से ऊपर की महंगाई दर रही है। समय आप देंगे तो मैं 64 से लेकर 2020 तक का हर आंकड़ा आपके सामने पेश कर दूंगा। इसलिए विपक्ष नहीं चाहता कि शांति से महंगाई पर चर्चा हो। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, क्या परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि मिडिल क्लास के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और उसकी कमाई पर हर तरह का टैक्स आपको दिखाई दे रहा है? इन सब के बीच सरकार ने एक लाभार्थी वर्ग जो विकसित कर लिया है, उस तक हर सुविधा पहुंच रही है, लेकिन समग्रता में अगर बात करें तो मिडिल क्लास है जो करा रहा है। देखिए, मिडिल क्लास की चिंता तो वाकई किसी राजनीतिक दल को नहीं है, सच्ची बात तो ये है। वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक है ही नहीं, और वोट बैंक है भी तो सरकार को भी मालूम है कि जाएगा कहाँ, देना तो हम ही को है। कि बहुत सारे भावनात्मक मुद्दे हैं जिनके बाद वो सरकार के साथ आ जाता है। आप उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ,
बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, किसानों का मुद्दा, इसका मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सारे मुद्दे आए, लेकिन आखिरकार बीजेपी जीती ना, और वोट मिला उसको, वो लाभार्थी वर्ग का भी वोट मिला और सारे मुद्दों पर वोट मिला। तो इसलिए जब मिडिल क्लास खुद अपने आप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं रख पाता है तो उसकी स्थिति ये होती है। और यही मिडिल क्लास 2014 से पहले तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मुखर था, और उसका नतीजा भी 2014 में मिडिल क्लास ने बीजेपी को सपोर्ट किया, 2019 में किया। तो इसलिए जो है मिडिल क्लास की चिंता सरकार को नहीं है। अब विपक्ष की समझ लीजिए, विपक्ष को भी लगता है जब मिडिल क्लास उनके साथ है, हमारे साथ आ ही नहीं रहा, तो हम मिडिल क्लास चिंता क्यों करें। वो भी अपने वोट बैंक के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो जातियों के वोट बैंक के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मिडिल क्लास एक तरह से आज की तारीख में कमजोर की गाय हो गया है। उसको दुहना सब चाहते हैं, लेकिन उसको चारा कोई नहीं डालना चाहता। और जहां तक सदन में चर्चा की बात है, तो सदन चले, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। प्रश्न ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच में संवाद कितना हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो संवाद पुराने समय में लगातार होता था, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे नरसिम्हा राव की रही हो, चाहे राजीव गांधी की रही हो, मैं कम से कम एज ए जर्नलिस्ट उस समय से तो कवर कर ही रहा हूं, इंदिरा गांधी के आखिरी दिन के बाद से। तो उस समय जो संवाद का जो स्तर था सरकार और विपक्ष के बीच में, चाहे कोई विपक्ष में हो, आज वो संवाद का स्तर नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट की बैठक होती है, लेकिन उस बैठक में तय होता है वो सदन में नहीं होता। जिसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी कह रहे थे, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है शुभ्रांशु जी, जिससे जो सदन चलाती है, तो कार्य मंत्रणा समिति जिसको बोलते हैं, उसमें सारे दल के लोग बैठते हैं। अच्छा, अभी जो संसद के संचालन से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई, उस सर्वदलीय बैठक में सारे दल के लोग बैठे, उसमें बहुत सारी चीजें तय हुई, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहा उसका, सत्ता पक्ष न विपक्ष। विपक्ष जो है जाते ही वहां दूसरे मुद्दे उठाने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए 2 दिन जब सोनिया जी से पूछताछ हो रही थी, तो उसी मुद्दे पर हंगामा हो गया। आज जो है किसी और मुद्दे पर हंगामा हो गया। जिम्मेदारी दोनों की है, और इसके लिए दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। दोनों के बीच में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, सभी दलों के जो नेता हैं उनकी बैठक हो, प्रधानमंत्री जी या तो बुला के बैठक करें, या प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, व्यस्त रहते हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री इस काम को करें, स्पीकर साहब करें। ये जिम्मेदारी उनकी है जो सदन चलाने की। ठीक है, अवनीश जी, महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं है? मीनाक्षी जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि हर्षवर्धन जी ने आंकड़ों के साथ 64 से लेकर आज तक 2020 तक, कोरोना के हाल से पहले तक, और अदरवाइज आपने जो गाना सुनाया उससे, कि महंगाई कोई नया इशू नहीं है, 2014 के बाद का इशू नहीं है। कम से कम पहली बात तो ये है। आज की तारीख में मुद्दा है 2014, सिर्फ 2014 के बाद का नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि ये एक जो कांस्टेंट जो और खास तौर से जैसा कि शहजाद ने कहा कि कोरोना काल की वजह से और यूक्रेन वॉर की वजह से रूप से, अदरवाइज उससे पहले यहां पर महंगाई या इन्फ्लेशन रेट जो था वो कंट्रोल में था। एक बात। लेकिन अवनीश जी, अंतर्राष्ट्रीय वजहें तो पहले भी रही है ना, उस दौर में भी तो कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय वजह रही होंगी ना। महंगाई भी रही है। नहीं, लेकिन सिर्फ ये कह देना मनमोहन सिंह यही तो कहते थे ना, मनमोहन सिंह भी यही कहते थे ना, अंतर्राष्ट्रीय वजहों से मंदी का माहौल आ गया, मंदी आ गई है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो भी यही कहते थे। लेकिन उस समय विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया ना। किसी भी सरकार का ये नया कोई तर्क, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए इसको स्वीकार नहीं किया। ये एक बात है कि कांग्रेस ये कहती है जब बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया तो हम स्वीकार क्यों नहीं। उसमें शहजाद ने कहा कि जब मनमोहन सिंह ने कहा कि ये संसद की कार्रवाई चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, इस बात को कोट नहीं करते। तो दोनों तरफ से है। एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि आप और हर्षवर्धन जी यहाँ, शरद कोहली जी भी हैं, अरुण जी भी हैं, मैं कहता हूं कि आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। पहले किस पर कितना टैक्स लगता था? अगर होटल हॉस्पिटल का कमरा 5000 से ऊपर कौन लेता है? अगर उस पर टैक्स लग रहा है और ये महंगाई बढ़ने का कारण बताया जाए तो मुझे इसमें बिल्कुल सच्चाई नजर नहीं आती। आपने कहा लाभार्थी, लाभार्थी कौन है? इस देश के नागरिक हैं। और कौन है वो? जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े थे, जिनकी गरीबी हटाओ 71 के नारे से लेकर आज तक किसी ने चिंता नहीं की। आज चिंता की है तो आज उसको गलत बताया जा रहा कि लाभार्थी है वो। लाभार्थी कैसे हो गए वो इस देश के नागरिक, उनका हक है। आज कोई कहता रहे कि प्राकृतिक संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय का हक, किसी एक का नहीं, सबका हक है। उसमें सिर्फ वो व्यक्ति है जो अंतिम व्यक्ति तक खड़ा हुआ है। वो वोट बैंक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आपने जो बिंदु उठाए, मैं उन्हीं को अब जो हमारे साथ आज पैनल में इकोनॉमिस्ट मौजूद है उनके पास लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब बात यहाँ पर आंकड़ों की और सही स्थिति क्या है उस पर भी आती है। लाभार्थी वर्ग का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए कि लाभार्थी वर्ग, अगर मैं उसे कहूं कि जो बहुत गरीब है, जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ उसके लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था भर कर देना और इससे लेकर उसको दे देना, क्या यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है? या उसके जीवन में भी एक क्वालिटी
लाइफ जो होनी चाहिए, एक आदर्श जीवन शैली जो होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास कब होंगे, ये एक सवाल है। और इससे लेकर उसको देना, मैं चाहूंगी प्रोफेसर अरुण कुमार इस पर आप जरूर रिस्पॉन्ड करें। जो स्थिति अभी महंगाई को लेकर दिखाई दे रही है, क्या वाकई महंगाई मुद्दा है या ये पटल से पूरी तरह से गायब हो चुका है डिस्कोर्स से? देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा फ़र्क दाम में और महंगाई में, प्राइस में और इन्फ्लेशन में। देखिए, इन्फ्लेशन जब होता है तो इसका मतलब है दाम बढ़ने की दर, यानी कि सिर्फ दाम ही नहीं, दाम किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और अगर इन्फ्लेशन होता रहता है तो जेब पे डाका पड़ता रहता है। तो अगर इन्फ्लेशन का रेट कम भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि डाका आपकी जेब पे पड़ता चला जा रहा है। तो अगर पहले 7.04 है, उससे 7.01 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, इसका मतलब दाम बढ़ने की दर कम हो गई है, पर दाम बढ़ रहे हैं। और जैसे से दाम बढ़ेंगे तो आपकी जेब पे डाका पड़ेगा। और खासकर हमारे देश में जहां 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है। जो संगठित क्षेत्र वाला है उसकी तो डीए मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, पर वो भी 6 महीने बाद मिलेगा। तो 6 महीने तब तो उसकी भी जेब पे डाका पड़ता रहता है। तो इसलिए जो भी ये इन्फ्लेशन चल रहा है उसका असर हर एक की परचेजिंग पावर पे पड़ रहा है। और खासकर इस समय जबकि हमारा असंगठित क्षेत्र बेतहाशा बुरी तरह पिट गया है, नोटबंदी से पिटा, फिर जीएसटी से पिटा, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से पिटा, फिर लॉकडाउन से पिट गया। तो वहाँ पे जहाँ पे कि आपका जो असंगठित क्षेत्र है उसमें गिरावट है, वहाँ पे यूनिट्स बंद हो गए हैं, लोगों की आमदनी कम हो गई है, उस समय ये दोहरी मार पड़ रही है। तो इसका असर बहुत ज़्यादा है। सवाल ये आपने जो उठाया कि इसका पॉलिटिकल असर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इसको तो जो गरीब आदमी होता है वो अपने आप से जब फील्ड में नहीं निकलता है, वो प्रोटेस्ट नहीं करता, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज उसको ऑर्गेनाइज करेंगी तभी वो निकल पाता है। हमें पता नहीं कि जब इतना नहीं, देखिए बाद में वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर ने तो कहा कि हमने जब मना किया, और ये जो हाँ वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर ने कहा हमने मना किया। यहाँ दूसरी बात, राजनीतिक बहस अलग बात है। देखिए, और जब प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे लोग बोलते हैं, हम लोग इनको इकोनॉमिक्स सुनते आए हैं, अगर ये कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर इन्हें नहीं पता है तो ये बड़ा खराब मुझे लग रहा है। क्योंकि वहां अगर डिसेंट नोट है, डिसेंट नोट सामने आता है इस मसले पर, किसी भी राज्य के वित्त मंत्री ने जीओएम गठित हुई थी, कर्नाटका वेबसाइट पे मीटिंग हुई थी। देखिए यहाँ पे एक भी डिसेंट नोट नहीं है। और जब पिछली बार वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने डिसेंट दिया है। ठीक है सर, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, मैं आ रही हूँ शहजाद आपके पास। सर मेरा पॉइंट ये कि आपने जो बिंदु गिनाए कि देखिए स्ट्रक्चर ये होता है, काम ऐसे होता है, वो एक आदर्श स्थिति है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से भी तो किसी राज्य की तरफ से ये बात नहीं आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, मुद्दा ये है। लेकिन ठीक है शुभ्रांश, मैं शुभ्रांश 10 सेकंड देखिए, इस मसले पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में वेस्ट बंगाल के, झारखंड के, केरल के सभी के वित्त मंत्री थे। और उदाहरण मैं बता दूं कि कैसे राजनीतिक दल आपको ये समझते हैं कि आपकी जानकारी ना आए, नेता दोनों तरफ के लड़ने लगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कौन भारतीय नहीं चाहता है कि वो जीएसटी के दायरे में आ जाए? लेकिन लखनऊ में जब एजीएम उसकी मीटिंग होती है और उसके बाद क्या होता है कि सभी दल आकर कहते हैं, और खुद वित्त मंत्री भी कहती हैं कि सभी जितने राज्य थे सबने कहा कि इसको हम फिलहाल दायरे से बाहर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन सबको चाहिए। 5 साल की जो अवधि थी, जो कंपनसेशन अभी तक स्टेट्स को दिया जा रहा था जीएसटी के बाद, वो खत्म हो रहा है। इसलिए कोई भी राज्य अपना रेवेन्यू कम नहीं करना चाहता है। सच ये ठीक है। चलिए शहजाद आप पॉइंट रखिए, फिर मैं एक साथ शुभ्रांश से जवाब दूंगी। ठीक है, देखिए, एक तो ये है कि अगर आप अर्थशास्त्री हैं तो अर्थशास्त्र पर बोले, पर जब आप राजनीति पर बोलते तो एक बड़ी गलती करते हैं। सबको अपना ओपिनियन देने का हक है। मीनाक्षी जी, मैंने किसी का नाम मैं कह रही हूं, अगर वो पॉलिटिकल ओपिनियन भी दे रहे हैं तो क्या हो गया ना, ऐसी कोई काबिल जिनके बारे में नहीं बोला गया है वो खुद भी काबिल है। मैं ये कह रही हूं कि ठीक है, उनको भी हक है अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देने का। क्या मेरी स्वतंत्रता पर आपके साथ कौन अन्याय कर सकता है? चलिए आप बात रखिए। मेरी शराफत को कमजोरी ना समझे। सत्ताधारी दल से कौन यहाँ पर अन्याय कर सकता है? सत्ताधारी नहीं, यही तो दिक्कत है, हम सेवाधारी है, आप सत्ताधारी जिसको आप मानते हैं होंगी वो जवाब देंगे। प्लीज गो अहेड। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अर्थशास्त्री जब राजनीतिक बात करते हैं ना तो बड़ी गलती करते हैं। अगर मेरी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, मैं जाकर वोट डालूंगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम की डिबेट हो रही है या क्योंकि मुझे भ्रमित किया जा रहा है। आप देश की जनता के विवेक पर ऐसा सवाल उठाएंगे? आप अपना अर्थशास्त्र सुधारिए ना। हमने आपको रोका है क्या? आप अपने ज्ञान पे ज्ञान दीजिए। क्या देश की जनता को इतना बेवकूफ समझा है कि अगर उसके असर होगा और वो जाकर फिर भी वोट डालेगा? तो मुझे लगता है इस प्रकार का जो ये अहंकारी और परिवार तंत्रिक माइंडसेट है ना, इससे कुछ लोगों को बाहर निकलना चाहिए।
अब दूसरी बात, जेब पर डाका डालने की बात की गई। जेब पर डाका डाला गया है। जेब पर तब डाका डाला गया था 2004 से 14 140% राइस के दाम बढ़े थे, आज 37% बढ़े। जेब पर डाका पड़ रहा है। जेब पर डाका पड़ा, वीट के दाम 176% बढ़े थे, ग्राम के 105% बढ़े थे, 333% उड़द दाल के बढ़े थे, पता नहीं ये खाते होंगे नहीं खाते होंगे, 480 शुगर के बढ़े थे। खाना नहीं चाहिए, शुगर तो अच्छा भी नहीं होता। ये अगर आज की तारीख में कंपेयर करो तो शुगर के दाम 10% बढ़े, पर जेब पर डाका जरूर पड़ा है। तो जेब पर डाका तब भी पड़ा होगा जब राजस्थान में के दर सबसे ज्यादा है, जब वैट उन्होंने सबसे कम काटा है, जब अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर 1 साल से 20% से ज्यादा है। और आज की डेट में सीएमआई का डेटा उठाकर देख लीजिए, मुझे लगता है सारे लोग मानेंगे 29% है। तो ये जेब पर डाका है या नहीं? और मिडिल क्लास की आपने बात की, तो मुझे बताना 5 लाख की इनकम पर फुल रिबेट, ये मिडिल क्लास के लिए है या नहीं है? इफेक्टिव टैक्स रेट 12.7 से 8.3, 15 लाख के पर एनम पर, ये है कि नहीं है? 5 सिटी में मेट्रो होती थी, आज 27 सिटी में, ये है कि नहीं है? इंटरनेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ है। एक सेकंड, इंटरनेट का जो रिटायरमेंट फंड, इकलौता रिटायरमेंट फंड मिडिल क्लास के पास है, उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीनाक्षी जी मुझे पूरा कर देंगे, उसके बाद ये जवाब देंगे ही ना। इंटरनेट कॉस्ट 97% घटा है, डेटा का कॉस्ट। मुझे बताइए, और मिडिल क्लास की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? जो 80 करोड़ लोग जिनको 2 वक्त का खाना मुफ्त मिलता है, जिनको 200 करोड़ मुफ्त वैक्सीन मिला है, 9 करोड़ जिनको उज्ज्वला सिलेंडर मिले, 11 करोड़ जिनको घर में शौचालय मिले हैं, जिनको 3 करोड़ आवास मिले, 6 करोड़ जिनको जल से नल से जल मिला है, उनको आप क्या मानती है भाई? आप मानती है मिडिल क्लास? उनके लिए नहीं खर्च किया जाए। मैं आपको एक और चीज बोलूंगा डंके की चोट पर, 26 लाख करोड़ रुपए आए पेट्रोल और डीजल के टैक्स के रूप में, हमने 90 लाख करोड़ सोशल स्पेंडिंग और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्च किया 8 वर्ष में। इनकी सरकार थी, इन्होंने 49 लाख खर्च किए थे 10 वर्ष की अवधि में। हमने डबल खर्चा किया। आपने बड़े-बड़े आंकड़े गिना दिए, कुछ आंकड़े मेरे पास भी मौजूद है 2019 के बाद। नहीं, कुछ आंकड़े मुझे भी देने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे आंकड़े गिनाए। आपने यूपीए 15 एम्स है, आपने यूपीए के दौर से गिना दिए। देखिए, आंकड़ों को देखने के बहुत नजरिए हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं और मैं आपको जो नंबर दूंगी, ये नंबर बहुत ही बेसिक है सर। राजनीति के साथ घोलमेल नहीं करना चाहिए। मैं ना तो अर्थशास्त्री हूं, ना मैं पॉलिटिक्स में हूं, मैं आपको नॉर्मल नंबर्स बता रही हूं, ठीक है? आप ये देख लीजिए, चावल के दाम 22 जुलाई 2019 के 30 रुपए, जो कि 2022 में आके 36 हो गया। शुगर 38 रुपए, जो कि अब बढ़कर 41 रुपए हो गया। ग्राम दाल जो 66 रुपए की थी वो 73 में मिल रही है। आलू जो 18 रुपए में था वो 26 में मिल रहा है। मैं आपको 2019 और 2022 के दाम बता रही हूं, ठीक है? चीनी के दाम 22 जुलाई 2019 को 38 शुगर का दाम एक बार बताइए, 30 रुपए बता रही हूँ ना आपको, 2019 का और 2022 का नंबर 41 रुपए। एक सेकंड, शुगर का दाम 2004 में 6 रुपए था, 2014 आते आते 36 रुपए हो गया और 36 से आज 38 हो गया, जो आपने बताया। ठीक है, आपने एक तुलनात्मक अध्ययन दे दिया। नहीं, ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं, आपने ये बता दिया कि उनके दौर में क्या हुआ और उसी से तुलना आप अपने दौर की कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं, शैतान को गीता और कुरान का पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं होता। शुभ्रांश, देखिए यहाँ पर अब जितनी भी बहस चल रही है, सवाल विपक्ष पर भी हैं, और सवाल इसीलिए अहम है कि क्योंकि वो तो अपनी पूरी रिसर्च लेकर आए हैं, आंकड़े आपके दौर से गिना रहे हैं, लेकिन आप उन्हें घेर नहीं पा रहे हैं और सदन में नहीं घेर पा रहे हैं। प्लीज, मैंने कहा था ना कि मुझे आज नहीं लगता कि राजनीति की बात करनी चाहिए, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। पहली बात कि जितने सम्मानित लोग हैं, मैं सबसे कहूंगा, आप लोग झूठ अंग्रेजी में मत बोलिए। हमारा देश किसानों का देश है। कोरोना में खेती नहीं बंद हुई थी, गेहूं के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई थी। सवाल ये पैदा हुआ, इसके बाद आटा महंगा हुआ। हमारे देश में किसानी में तेल कभी बनाने में, सरसों नहीं, उसका प्रोडक्शन कम हुआ। सूरजमुखी से आजकल सनफ्लावर वाला जो तेल होता है, उसके भी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, 1% नहीं आई। ये सब ज्ञान नहीं है, लोग मत दे। एक मिनट प्लीज, कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही, यूक्रेन के लड़ाई से गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के गेहूं, धान, सरसों के प्रोडक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि खाद महंगा हुआ है, तेल डीजल 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार हुआ है, सिलेंडर 1000 रुपया पार हुआ है, पानी बिजली का बिल महंगा हुआ है। अलग बात है कि किसान का गेहूं धान जो है वो ये नहीं खरीद पाए। एक बहुत अच्छी बात नहीं मैम, थोड़ा सा प्लीज, बहुत अच्छी बात है कि वो भी नंबर गिना रहे हैं अपने टाइम पे, आप वो भी नंबर गिना रहे हैं। मुख्य मुद्दा सर ये नहीं, मुझे मुख्य मुद्दे से नहीं भटकना है, मैं आपको फिर वहीं पर लेकर आऊंगी सर। देखिए, मुद्दा ये है कि बहुत अच्छी बात है जो आपने नंबर बोले, और ये शो टेलीकास्ट होगा, मैं सारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश करूंगी, ठीक है? मुद्दा ये है कि जो प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी के लिए सड़क पर दिखाई देता है, देश की आम जनता के लिए महंगाई पर, वही प्रोटेस्ट सड़क पर क्यों नहीं दिखाई देता है? सुनिए, बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा वर्ड कहा कि ये मैं कल
कल से सुन रहा हूं कि सोनिया गांधी मैडम, पर उसी बात जो कर रहा हूं, प्रोटेस्ट हो रहा है मैंने वो क्यों नहीं क्वेश्चन हो सुन रहा? लिया। पार्लियामेंट में आप मेरे सवाल पर जवाब 5 दीजिए। मुद्दे पहले दिन रखे थे। अगर शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस देने का दम है तो इसे आप चलाइएगा। मैं कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। निर्मला जी की तबीयत खराब है ना, राजनाथ सिंह जी अग्निवीर पे बहस कर ले, तैयार नहीं? एक मिनट सर प्लीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो रही थी वहां अमित शाह आकर बहस कर ले, कोई तैयार नहीं था। मैडम, मैं आपके डांटे आंकड़े, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ। मैडम बैंक से पैसा विड्रॉ करने के भी दूसरा चार्ज सवाल ले पूछ रहे रही हैं। हूँ। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, जितने आक्रामक आप सोनिया गांधी को लेकर ईडी की जो पूछताछ हुई है उसे लेकर दिखाई दे रहे हैं, उतने आक्रामक आप महंगाई पर क्यों नहीं है? क्या शुभ्रांश राय, क्या शुभ्रांश राय महंगाई के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेरा सड़क सवाल पे आपसे है, ये है रोड पे सर, है। क्या अगर वो शुभ्रांश टेलीविजन राय, पे नहीं एक दिखता तो सेकंड टेलीविजन के कैमरे का दोष है। आप बोल सोशल रहे मीडिया हैं, खोले नहीं मैडम, सर, टेलीविजन आप का सोशल स्टूडियो है, मीडिया आप बोल खोलिए, रहे हैं। आपको नजर टेलीविजन आएगा। स्टूडियो और है, रही आप बात बोल तो रहे हैं, सुनिए, मौका ये आपको मिल रहा है सरकार बोलने जो है का। ना इसको लग गया है कि मिडिल क्लास आपको नहीं, आप सवाल नहीं समझ रहे। मेरा सवाल दूसरा है सर, मेरा सवाल दूसरा है। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। एक सेकंड सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आप टेलीविजन स्टूडियो में बैठे हैं, बोलने का मौका आपके पास है, सवाल मैं पूछ रही हूं, जवाब आपको देना है। अगर जवाब आपके पास है तो आप दीजिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या शुभ्रांश राय आज यहां पर बैठकर देश को यह आश्वासन दे सकते हैं कि सोमवार से संसद चलेगी और कांग्रेस पार्टी एक सार्थक बहस में हिस्सा लेगी? मीनाक्षी जी, पहली इंपॉर्टेंट बात ना, वो सोमवार से संसद चले उसको चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट की है। इन्होंने कहा निर्मला जी की तबीयत खराब है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ हो। राजनाथ सिंह कहे कि मैं सोमवार को अग्निवीर पे बहस करने वाला हूं। वो अगर वो व्यस्त है, अमित शाह जी कहे कि हम एजेंसियों के थ्रू, हाँ जी बिल्कुल, ये लोग नहीं आप मुझसे राष्ट्रीय चैनल पर आज आश्वासन देंगे कि आप अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे। आप करेंगे? मैं इनको चैलेंज करता हूं, अगर पार्टी में लगता है ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये कहे कि सोमवार को राजनाथ सिंह जी अग्निवीर पे पार्लियामेंट में बहस करेंगे। 10 सेकंड का एक सवाल है। सब वहम है, इनका उद्देश्य है देश को लूटना आर्थिक रूप से, जिसका ये रोज प्रयास करते हैं। मैडम रोड अरे मीनाक्षी लूटने की बात पे एक सेकंड की बात करें। 10 सेकंड का एक सवाल आपसे। जब मनमोहन सिंह कह रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंदी का दबाव है, तब भारत कृषि प्रधान देश नहीं था क्या? तब क्या उपज नहीं होती थी क्या यहाँ पर? तब सुनिए ना भाई, एक मिनट बताइए। तब ना, एक मिनट, तब दूध दही, सुनिए ना, तब दूध दही आटा पे टैक्स नहीं लगा था। लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंदी था, ऊपर का सिलेंडर नहीं था, मंदी में जब ऊपर का अभी बता दिया, 4 रुपए से करेंगे सभा में। तीन महीने पहले छोटा सा सवाल, क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं आपको सवाल, क्या विपक्ष इसको प्रोटेस्ट करके जीएसटी पे बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर हंगामा उसी पर है, क्या आप टैक्स इवेजन को सपोर्ट तो नहीं कर रहे करके? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हजारों करोड़ की टैक्स इवेजन इस जीएसटी टैक्स ना कलेक्ट करने की वजह से हो रही थी, तो क्या आप उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहे? ये मैं पूछ रहा हूं, वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी के भारी भारी शब्द नहीं, 45 करोड़, एक मिनट रुकिए, 45 करोड़, सुनिए ना, 45 करोड़ मिडिल क्लास के थाली से आप रोटी छीन लें, सुबह दूध खरीदने जाए तो दूध ना खरीद पाए, रोटी छीन ली, पनीर खरीदने जाए पनीर ना खरीद पाए, सब पनीर गैस सब महंगा, के लिए अगर इतना कुछ अगर किसी के साथ बंदूक लगा के छीनना हो तो ऐसा टैक्स नहीं चाहिए। ठीक है, वो उसमें आना चाहिए एजेंडे में। और अगर विपक्ष भाग रहा है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए सरकार को। मुझे ये होना चाहिए। अगर सरकार चर्चा इनिशिएट करती है, भाई सरकार बिल पास करा लेती है बिना विपक्ष के, तो अब चर्चा कराइए, जितने लोग बैठते हैं बैठे, जो नहीं आए नहीं आए। सवाल ये भी तो है, जब आप बड़े बड़े बिल, मतलब कृषि कानून जैसा बिल आप वॉइस वोट से पास करा लेते हैं, तो आप चर्चा इनिशिएट करिए। और जितने दल, कांग्रेस नहीं आती है ना आए, तृणमूल कांग्रेस आएगी, तृणमूल नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, कोई ना आए तो अब चर्चा करिए, जब आप चर्चा इनिशिएट तो करिए। ठीक है, मीनाक्षी मेरी बात होनी थी, मैं आऊंगी सर आपके पास। हाँ। बीएससी होती है, बीएससी में क्या केवल सरकार के प्रतिनिधि हैं? स्पीकर होते हैं, सारे लोग होते हैं, सारी विपक्ष होते हैं। वो डिसाइड करे जो भी विपक्ष को सूट करता है समय, और जो उपलब्धि मंत्रियों की होगी जिस विभाग के, वरना वो कहेंगे देखो मंत्री आया नहीं।
जो भी दोनों तय करते करिए, हम तो तैयार हैं। मैं आपको कह रहा हूं अधिकृत रूप से कि हम हर विषय पर चर्चा करने के, इसीलिए तो सदन का सेशन हो रहा है। परंतु इनके चर्चे क्या है? अरे सिंह के दांत दिखने लग गए, ये सिंह का दांत दिखा एडजर्नमेंट मोशन, ये वर्ड बैन हो गया एडजर्नमेंट मोशन, जो एक्सपंज बैन लिस्ट था जो वर्षों की प्रक्रिया है अभी एडजर्नमेंट, सोनिया गांधी को कैसे सवाल पूछ ले एडजर्नमेंट मोशन, ये करेंगे और फिर यहां पर आकर कहेंगे नहीं नहीं हम तो कह रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे हैं, हम चाहते, ना विजन है ना मिशन है, केवल टेलीविजन और डिसरप्शन है। ठीक है, ठीक है। भाटी जी मुझे ये बताइए, जिस सवाल को मैं शिवराज के पास भी लेकर गई थी कि कांग्रेस पार्टी जितनी आक्रामक सोनिया गांधी से जो पूछताछ ईडी की हो रही है उसे लेकर जिस तरह से दिखाई दी, महंगाई को लेकर वो आक्रामकता तो नहीं है, तो फिर कैसे माना जाए कि महंगाई के मुद्दे पर आप गंभीर हैं? पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या परिस्थिति ये आ गई है क्योंकि संसद का समय जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, एक एक मिनट जो बर्बाद होता है उसमें भी तो आम आदमी का, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है ना, तो क्या परिस्थिति ये आ गई है कि देश में अब ये भी एक परिस्थिति बने या नियम बने, कानून बने कि जो लोग सार्थक चर्चा में बात नहीं, हिस्सा नहीं लेंगे उनके ऊपर एक्शन हो या उनके भी वेतन में कटौती हो? मैं अगर 9 घंटे की शिफ्ट पूरी नहीं करूंगी, मुझसे भी सवाल पूछा जाएगा दफ्तर में, तो सांसद से क्यों नहीं पूछा जाएगा? इस बात से तो मैं आपकी से सहमत हूं, और ये कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर वहीं घूम के आ जाता है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है उनसे सरकार भाग रही है। विपक्ष बार बार देखिए अभी शहजाद भाई ने जो अभी बहुत बढ़िया आंकड़े पेश किए और बहुत अच्छा भाषण दिया, एक बार को तो मुझे भी शक हो गया कि हम ही गलत सोच रहे हैं। देश में तो राम राज आ चुका है, महंगाई तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बहुत सस्ती चीजें हो गई हैं। लेकिन फिर मैंने दिमाग दौड़ाया, यार मैं पहले 1000 रुपये का गाड़ी में तेल डलवाता था, 4-5 दिन गाड़ी चल जाती थी, अब 1 दिन ही चल पाती है। बच्चों की फीस जो स्कूलों में जाती थी वो 2-3 गुनी हो गई है। अस्पतालों में इलाज महंगा हो गया है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। गैस सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच गए? ये तो ये भी सिद्ध कर देंगे कि नहीं मोदी जी ने सिलेंडर के दाम बढ़ाए नहीं है, घटाए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ाए नहीं है, घटाए हैं। तो ये केवल शब्द जाल में उलझा के केवल ये सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कारण है, दूसरे कारण है, सरकार तो बिल्कुल सही चल रही है। जबकि सच्चाई ये है, जो बार बार उन्होंने असंगठित क्षेत्र की बात की, मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं कोहली जी भी और आप भी। आपने कहा असंगठित क्षेत्र को तो माननीय मोदी जी जब नोटबंदी लेकर आए थे तब बर्बाद कर दिया, उसके बाद तो असंगठित क्षेत्र का चौथा हिस्सा भी नहीं बचा है। छोटी छोटी इकाइयां सारी बंद हो गई, छोटे छोटे व्यापार ठप हो गए, अब तो मॉल संस्कृति चल रही है। इन सारी चीजों का आम आदमी पर फर्क पड़ता है। ठीक है। और सच्चाई ये है, चाहे आंकड़ों के जाल में हम कितना भी उलझाएं, कि आम आदमी आज परेशान है, महंगाई से परेशान है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। तो अब क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी। प्रोफेसर कुमार, आपके पास मैं सवाल लेकर आ रही हूँ, सोल्यूशन क्या है? अच्छा, पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पूनावाला ने बहुत सारे आंकड़े दिए। जैसे मैंने कहा कंजम्पशन बंडल होता है, उसमें कुछ चीज़ें गिरती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, पर एवरेज में बढ़ रहा है ना। तो कुछ चीज़ें घटती हैं तो उससे ये नहीं कि जैसे सब ठीक हो गया है ना, हमको ओवरऑल देखना है। दूसरा, अगर हमें सोल्यूशन देखना है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से दाम बढ़ते हैं। जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आपने बढ़ाया। 2007-8 में भी यही किया गया था, वैट को कम किया गया था जिससे डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बेहतर पटरी पे आएगी। दूसरी बात ये कि सप्लाई बॉटलनेक है, कुछ सप्लाई बॉटलनेक बाहर से हैं, कुछ देश के अंदर हैं। जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं उससे सप्लाई बॉटलनेक हुआ है, तो वो सप्लाई बॉटलनेक कम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू कम होगा, तो डायरेक्ट टैक्स खासकर विंडफॉल टैक्सेस हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट अगर आप आरबीआई के आंकड़े देखें तो 20 से 24% बढ़ रहा है। जब अर्थव्यवस्था गिरावट पे है तो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, वो दाम बढ़ा रहे हैं। तो वहां पे विंडफॉल टैक्स लगा के आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर सकते हैं, उससे इन्फ्लेशन कम होगा। कोहली जी, सोल्यूशन क्या है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हो गए, आपने सोल्यूशन की बात करी। मैं सोल्यूशन यही है, इस समय मैं लोगों के, आम जनता के सोल्यूशन की बात करता हूं। मुझे लग रहा है ये जो आपने महंगाई का दौर देखा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इसका कारण है, इंपोर्टेड महंगाई हम इसको कहते हैं, तो ये अभी तो आपने ट्रेलर देखा है। जो हम अमेरिका और बाकी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को देखें जिसका प्रभाव हम पर पड़ने वाला है, मुझे आने वाला टाइम मीनाक्षी बहुत ही कठिन मुझे नजर आ रहा है सभी दुनिया के देशों के लिए। तो एक शेर मुझे याद आता है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे लग रहा है लोगों को अपने पैसे बचा के रखने चाहिए, लोगों को फालतू खर्च अभी नहीं करना चाहिए। बहुत ही कठिन परिस्थिति है दुनिया की सारी सरकारों के लिए, इसमें कोई भारत एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप
बाहर जो लोग ट्रैवल करते हैं अगर वो जाके देखें, ऐसी ऐसी मैं जानता हूं, मेरे कल एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया मैं एक दुकान पे एक दिन ब्रेड लेने गया, अगले दिन जब गया तो वो 50 सेंट फालतू थी, तीसरे दिन गया 50 सेंट फिर फालतू थी। ऐसी परिस्थिति का हमें सामना करने के लिए 2022 का आखिर मीनाक्षी और 2023 इससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है। हम इस पे किसी पे दोष नहीं लगा सकते। ठीक है हर्षवर्धन जी, अर्थव्यवस्था को लेकर आपकी अच्छी समझ है और जिस बात का जिक्र कोहली जी यहाँ पर कर रहे हैं, शेयर पढ़ते पढ़ते उन्होंने तो बता दिया, वो तो इस बात पे डाउट कर रहे हैं कि आगे कितने अच्छे दिन आएंगे, ये सवाल है। लेकिन श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है, पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है वो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव अपनी तरह से काम कर रहे हैं। इन सबके बीच आगे किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और क्या एक कंस्ट्रक्टिव राह हो सकती है या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए मीनाक्षी जी, शरद जी कह रहे हैं तो बहुत जानकार हैं, अरुण जी ने बोला, लेकिन संयोगवश पत्रकार से पहले मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। दो चीज़ें होती हैं, अगर किसी देश में महंगाई दर और विकास की रफ्तार इसका असंतुलन हो जाए तो खतरा बहुत बड़ा है। यानी अगर आप 8% की तरक्की की रफ्तार हो और 10% से ज़्यादा महंगाई दर हो, तो यानी 100 रुपये में 8 रुपये आपकी तनख्वाह बढ़ी, अच्छे से समझने के लिए बता रहा हूँ, और 100 रुपया खर्चा था तो 110 रुपया खर्चा होने लगा, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? लेकिन अगर 6% की तरक्की की रफ्तार है और जो महंगाई दर है वो 5% है, या 7-8% की तरक्की की रफ्तार और महंगाई दर 7% है, तो आपकी स्थिति गड़बड़ नहीं है। भारत दूसरी वाली स्थिति में। और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि भारत ने जब दुनिया भर में चाइनीज वायरस का संकट आया, उन 2 वर्षों में अपने कमजोर लोगों की जिस तरह से हैंड होल्डिंग की है, दुनिया में उसका उदाहरण कहीं नहीं मिलता। उसके पहले महंगाई दर 2014 से 2020 में 6, जो आरबीआई का एक टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट होता है, उससे कम रही है, यानी सरकार की नीतियां ठीक हैं। अभी जब महंगाई तेजी से बढ़ी 7% के ऊपर गई, तो आरबीआई की जो इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो फैसले लिए गए, उसके बाद महंगाई दर धीरे धीरे से ही लेकिन काबू में आ रही है। मेरा यह मानना है, ये जो अप्रैल जून क्वार्टर का सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो बेरोजगार के सेंटिमेंटल हैं, वो बहुत बेहतर आए हैं। इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, हम बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क के लिए शहजाद मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप सत्ताधारी दल से हैं। मैं फिर से सत्ताधारी कह रही हूँ क्योंकि इसीलिए उम्मीदें सरकार से ज़्यादा होती हैं। और जिस बात का जिक्र मैंने सबसे पहले शुरुआत में भी किया था कि देखिए, महंगाई को लेकर सरकारें गई भी हैं सत्ता से, हाथ भी धोना पड़ा है, लेकिन उन सबसे अलग आज हम जहां पर खड़े हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, सरकार की भी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि आम इंसान को कैसे राहत पहुंचानी है, मिडिल क्लास को कैसे राहत पहुंचानी है। विपक्ष के ही नेता हैं जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने स्टेटमेंट्स हो, उन्हें निकाल के ला रहे हैं। उल्टा पवन खेड़ा तो ये तक कह रहे हैं कि क्योंकि हम उस तरह के वीडियोस लाके अब सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं या सार्वजनिक बहस में ले आते हैं, तो आप लोग उससे नाराज हो जाते हैं और इसलिए वो बौखलाहट पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर दिखाई देती है। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जो वादे विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने किए हैं, निभाने का वक्त ये है। देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया तक ही कुछ पार्टियां सीमित हो गई है, इसीलिए तो दिक्कत है कि हम जब कहते हैं कि अगर केवल हंगामा खड़ा करना ये इनका मकसद है, तो आप संसद से भाग रहे हैं। हम तो सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं कार्यक्रम खत्म कर मीनाक्षी जी आप बहस के लिए कह रही हैं ना, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में एक महंगाई विरोधी रैली की, उसमें 3 मिनट वो महंगाई के बारे में बोले और बाकी 50 मिनट या जितना उन्होंने भाषण दिया वो हिंदू आतंकवाद पर बोले, हिंदू विरोधी बोले। वहां तो कोई रोक नहीं रहा था, वहां तो कोई स्पीकर नहीं था जो बोलने नहीं दे रहा था। महंगाई पर बोलते ना और लगातार बोले ना आकर के सड़क पर। ठीक है जी। देखिए, मुझे लगता है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो जिससे पूरा देश प्रभावित है। ये पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है, न किसी दल का सवाल है। मनमोहन सिंह के समय भी महंगाई के मुद्दे पर जब एक बार बहुत काफ़ी शोर हुआ था, तो उन्होंने कमेटी बनाई थी चीफ मिनिस्टर्स की, और जिसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी बनाए गए थे, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस कमेटी की अपनी रिकमेंडेशंस थी और वो रिकमेंडेशन सरकार के पास होंगी। तो एक तो उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को, चूंकि मोदी जी खुद उसके अध्यक्ष थे, उनको सरकार देखे और उन पे काम करे, और जरूरत पड़े तो ऐसी कोई कमेटी फिर सरकार बनाए जिसमें सारे दल के मुख्यमंत्री और संबंधित लोग शामिल हो, और वो कमेटी से जो सुझाव आ सकते हो उनको लेकर के इस मुद्दे पर पहल करें। सरकार की नीयत पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए और ना विपक्ष की नीयत पर कोई शंका होनी चाहिए। सवाल यह राजनीति करने से बेहतर है कि महंगाई पर मिलजुल करके चर्चा हो और मिलजुल करके कोई रास्ता निकाला जाए। ये एक बेहतर नोट है कार्यक्रम खत्म करने के लिए, लेकिन शिवरांश आपको मैं फिर भी 10 सेकंड का मौका यहाँ बोलने के लिए दे रही हूँ।
एक रैली निकाल दीजिए ना देश भर में, पूरे देश में निकाल दीजिए, एक महंगाई के खिलाफ आप कांग्रेस पार्टी की रैली, और पैदल मार्च करें कांग्रेस के सारे नेता। वो भी वक्त के साथ वो भी वक्त के साथ होगा, लेकिन मैंने आपको जिक्र किया ना कि आज पार्टी लाइन से ऊपर इसी साल होगा या जी अगले साल होगा? इसी साल होगा। मुझे व्यक्तिगत मैं ये नोट कर रही हूं। हाँ, आप नोट ऑन रिकॉर्ड प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने एक मिनट सर सुनिए ना, मैंने आपको तब भी जिक्र किया कि मुझे लगता है कि आज मेरा ये एज ए मिडिल क्लास अपना व्यक्तिगत दर्द है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में माफ किया। एक मिनट सर रुकिए ना प्लीज, बीच में मत बोला करिए। दीनदयाल योजना की एक लिमिट होती है। रही बात दूसरी, अगर वो पैसा ना कहीं से सरकार की प्राथमिकता 45 करोड़ मिडिल क्लास लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट देने को चाहिए। आपने एक सोल्यूशन का किया। हर चीज राजनीति नहीं होती है, हर चीज राजनीति नहीं होती है। अभी ना सब लोग इस दर्द से जब बाहर निकलेंगे ना कैमरे से आगे, एक तो काम कीजिए मीनाक्षी जी, राजस्थान में बिजली की दरें कब कम करा रहे जरा पूछ लीजिए। मैं वहां से शुरू करें। आपके पास राजस्थान की यही जनता, सवाल लेकर आई थी कि देखिए आपके सारे बिंदु जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी सब बातें आज मान रही हूं, लेकिन ये सारी बातें सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दे है मैडम, सड़क पे है, राजस्थान की जेब, सड़क पे है। राजस्थान की जेब में पीछे से अगर सरकार लूट ले, डकैती कर ले, वो अलग बात है। लेकिन शुभ्रांश जी, देखिए यही सवाल उठता है ना, यही सवाल उठता है ना कि सोनिया गांधी जी को लेकर जो प्रोटेस्ट आपने किया वो पूरे दिन सारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दिया, उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महंगाई पर आप प्रोटेस्ट नहीं करते, ये सवाल पूछो तो आपको दिक्कत है। नहीं, आपने ध्यान करें, सोल्यूशन मुझसे भी ले लीजिए। सत्ताधारी दल राजस्थान से सर आपको सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने हैं, सत्ताधारी वो है आपको इंप्लीमेंट करने हैं सोल्यूशन। सत्ताधारी है राजस्थान में, आज भी है, जली जाएगी सरकार जल्द। उनसे आपको विपक्ष में ज्यादा मजा आ रहा है, आपको विपक्ष में रहने में ज्यादा कैसे कम करना है राजस्थान की जनता के लिए। बगल में बैठे मासी द्वितीया न कोई, तो आप इतना घमंड मत पालो। ये हम कहा घमंड पाले, हमने कहा कि कैसे सरकार। चलिए इसी के साथ देखिए कार्यक्रम, ठीक है, मैं आप मेरे पास समय की कमी है, लेकिन जिस तरह की चर्चा आज यहाँ पर कम से कम अलग अलग पैनलिस्ट आप सबके बीच में यहाँ दिखाई दी है, काश ये चर्चा सदन में होती और सदन के जरिए पूरे देश के बीच में होती तो हालात ज्यादा बेहतर होते। सोमवार से उम्मीदें हमारी भी बड़ी हैं, खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि मॉनसून सत्र में चर्चा अब आगे कैसे बढ़ती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।